माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है, उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में
भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुरिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरिदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत-प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है। यह सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। अध्यक्ष महोदय, सेनाओं ने अंधेरी रात होने के बावजूद हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया कि ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मोहि मारा तीन मोहि मारे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस 400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी।
पाक द्वारा ये हमले 7 मई 25 से लगातार चले और 10 मई 2025 को रात लगभग 1:30 पर पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर भारत के ऊपर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट और अन्य लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एम्यूनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने भी, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, प्लीज
बैठिए। आप क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका है अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल
अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी अध्यक्ष महोदय रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। अध्यक्ष महोदय, लक्ष्य जब बड़े हो तो अपेक्षाकृत छोटे मुद्दों पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। लक्ष्य बड़े हों तो छोटे मुद्दों पर, अपेक्षाकृत जो छोटे मुद्दे होते हैं कंपैरेटिवली, उन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटे मुद्दों पर ही ध्यान देते रहने से देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान और उत्साह जैसे बड़े मुद्दों से ध्यान हट सकता है, जैसा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथियों के साथ हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है, एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था, तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया, तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई।
हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके, मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने यह नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर की कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है। यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी। यह हमारे भारत की प्रकृति थी। लाहौर पहुंचकर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीनारे पाकिस्तान पर विजिटर्स रूप में जो लिखा था, जिसका जिक्र लोग आज भी करते हैं, और उन्होंने लिखा था, उसकी मैं चर्चा करता हूं। उन्होंने लिखा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत अस्थायी शांति और मित्रता का आकांक्षी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी, यह हमारी शांति की पहल थी। यह पहल हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था। हम दोस्ती के राह पर थे तो वो षड्यंत्र की राह पर थे। जब हम मामला खुलकर सामने आया तो हमारे वीर सैनिकों ने इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया, और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी
तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली अध्यक्ष महोदय। तब हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। यानी अटल जी जो शांति का पैगाम लेकर गए, वही अटल जी शक्ति का भी परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचके। यही है भारत। अध्यक्ष महोदय, यह सामर्थ्य का उद्घोष था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतनी ही दृढ़ता से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की, तो भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अध्यक्ष महोदय, हम वाकई में शांति की राह पर चलना चाहते थे, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, युद्ध की नहीं है। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए हैं, लेकिन बाद में हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक से और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से हमने शांति स्थापित करने का दूसरा रास्ता अपनाया है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है, वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अब जग जाहिर है। जिस देश ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया, वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जो वैश्विक आतंकवाद की नर्सरी है और उन्होंने इसको अपनी स्टेट पॉलिसी का भी एक आधार बनाया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में सरकार आतंकवादियों के लिए स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम कर रही है और सैन्य अधिकारी भी आतंकवादियों के जनाजे में भाग लेते हैं। यह वही देश है जो सीमा पर सैनिकों से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाता, इसलिए निर्दोष नागरिकों, बच्चों और तीर्थयात्रियों को आतंकवाद का निशाना बनाता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वार के रूप में अध्यक्ष महोदय इस्तेमाल करती हैं और उसके सहारे वे भारत को डिस्टेबलाइज करने का सपना देखती है। अध्यक्ष महोदय, मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि भारत को 1000 कट्स देने का सपना पालने वालों को नींद से जग जाना चाहिए। यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है।
अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जैसा देश जो साइज, सामर्थ्य, शक्ति और समृद्धि में हमारे आसपास भी नहीं है, उस मुल्क से कैसा मुकाबला? जो मुल्क अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उसके मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान का हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। सठे साक्ष्यम समाचरेत, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है, झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। इस सीख का अध्यक्ष महोदय, इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश और अपनी रक्षा नीति में सीधा प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे तो वह उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति स्पष्ट है कि हमने एक समय लाहौर बस यात्रा की भाषा में बात की थी, तो पाकिस्तान ने हमारी उस भाषा को नहीं समझा, तो अब हम उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की भाषा में जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत के लिए शांति हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। भारत के लिए शांति प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है अध्यक्ष महोदय, और यह सामर्थ्य पिछले 11 साल में कई गुना बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अब कई गुना बढ़ गया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन, रिमार्केबल चेंज आया है। आज का भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। ऑपरेशन महादेव को लेकर इस बीच बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। तो एक तरफ राजनाथ सिंह सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रहे हैं और देखिए इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि पहलगाम अटैक में जो आतंकी शामिल थे उनमें से 2 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया है। तो यह बड़ी कामयाबी मिली है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पहलगाम हमले में जो ऑपरेशन महादेव चला, सुलेमान और यासिर ये पहलगाम हमले में शामिल थे, इनको हमारे सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी खबर आ रही है, 3 आतंकियों को हमारे जवानों ने ढेर किया, लेकिन उसमें भी बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी भी ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से चलाया जा रहा है, लगातार आतंकियों को नेस्तनाबूद किया गया, लेकिन अब उसके बीच से बड़ी खबर आ रही है कि पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान और यासिर इस ऑपरेशन महादेव में मारे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पहलगाम हमले में जो आतंकी शामिल थे, जिन आतंकियों ने धर्म पूछकर जो यात्री थे उनको ढेर किया था,
और देखिए 4 यात्री, जो 4 आतंकवादी थे पहलगाम हमले के, उनमें से 2 को ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया है। और ये एक बड़ी खबर आ रही है ऑपरेशन महादेव को लेकर। ये 2 आतंकी, इन 4 आतंकियों की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें सुलेमान और यासिर है, जिनको ऑपरेशन महादेव के दौरान ढेर किया गया है। तो ये उन 4 आतंकियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने पहलगाम में नृशंस हत्याएं यात्रियों की थी, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। और अब ऑपरेशन महादेव जो कि लगातार चल रहा था, उसको लेकर बड़ी खबरें सामने आई है कि 3 आतंकी जो मारे गए हैं, उनमें से 2 आतंकी हैं जो कि पहलगाम हमले में शामिल थे, इनको भी ढेर किया गया है। और ये देखिए, ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इनमें एक आतंकी सुलेमान है, दूसरा आतंकी यासिर है। इन दोनों को भी ऑपरेशन महादेव में ढेर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से चलाया जा रहा था, अब पहलगाम हमले में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुलेमान और यासिर, जिनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, ये दोनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे और इनको भी आज सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। तो ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा था और उसी ऑपरेशन महादेव की ये सबसे बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि जो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सुलेमान यासिर की, यही वो दरिंदे हैं, यही वो आतंकी है जिन्होंने पहलगाम में यात्रियों का धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। इनको भी इस पर ढेर किया गया। हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी आई है सेना की तरफ से? अपडेट देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले सेना की तरफ से जो आइडेंटिफिकेशन की गई है, उसमें ये पुष्टि कर दी गई है कि मारे गए तीनों मिलिटेंट्स में से सुलेमान और यासिर दो पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए गए थे और जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया है उसकी पहचान अबू हमजा के तौर पर की गई है। पहले बताया गया था कि यासिर हो सकता था, लेकिन या अली हो सकता है, लेकिन वो अली नहीं है, कि उसकी पहचान अब अबू हमजा के तौर पर की गई है। और अभी भी माना यह जा रहा है कि चौथा एक उनका साथी है, वो अभी इसी इलाके में फैला हुआ है, उसी जगह छुपा हुआ है, इसीलिए ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन इस बात की अब पुष्टि हो गई है कि पहलगाम हमले के दोषी सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि उनके साथ तीसरा जो मिलिटेंट है अबू हमजा, उसको भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जबकि चौथे मिलिटेंट जो इस ग्रुप का साथी था, जिसका पहचान अली के तौर पर की गई थी, माना जा रहा है कि वो अभी भी जंगल के इलाके में छुपा हुआ है, जिसके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। निसंदेह एक बहुत कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए जो है ये इन मिलिटेंट्स का मारा जाना है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये लोग कहां चले गए हैं। तो अब आज सुरक्षा बलों को जो खबर मिली थी, उसके आधार पर जब ये ऑपरेशन चलाया गया, घने जंगलों के बीच में जो एक छुपने की जगह बनाई गई थी और उसमें सुरक्षा बलों ने इन तीनों को मार गिराया। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिनमें 2 AK-47, एक M4 राइफल और ग्रेनेड्स के अलावा अन्य सामान भी जो बरामद किया गया है। अब उस सामान को भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं जिससे ये पहचान चल रहा है। आसिफ, हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी मारे गए, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकी भी इस ऑपरेशन में ढेर हुए हैं। और इन्हीं दोनों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक का नाम सुलेमान है, दूसरे का नाम यासिर है। तो कश्मीर में ऑपरेशन महादेव से जुड़ी बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम आतंकी हमले के जो 2 आतंकी थे, उन्हें ढेर कर दिया है सुरक्षा बलों ने। यासिर और सुलेमान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले में ये दोनों आतंकी शामिल थे, उनके पास से जो कुछ बरामद हुआ उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो सवाल लगातार उठ रहा था कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आखिर कब मारे जाएंगे, तो उसका जवाब आज उसी वक्त मिला है सेना की तरफ से, जिस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कश्मीर से बड़ी खबर आई कि ऑपरेशन महादेव जो चलाया जा रहा था, उसमें 3 आतंकियों को मारा गया और जो पहचान हुई है, उसके बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। और बड़ी खबर यह है कि सुलेमान और यासिर, जो कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थी, इन दोनों को भी सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। तो यह बड़ी खबर है, बड़ी कामयाबी है। और ऑपरेशन सिंदूर की जो पूरी कार्रवाई चली, उन सब के बीच से यह एक बड़ी खबर आई है कि सुलेमान और यासिर, देखिए यही 2 आतंकी हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों पहलगाम हमले में शामिल थे। इन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर किया। आसिफ, और क्या जानकारी मिल रही इस पूरे ऑपरेशन को लेकर, खासतौर से सुलेमान और यासिर को लेकर? सुलेमान इलाके में बिल्कुल यासिर,
आसिफ आपके पास आएंगे तो सुलेमान और यासिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि आज सेना का ऑपरेशन महादेव चल रहा था और इन सब के बीच जब उन मारे गए आतंकियों की पहचान की गई तो सुलेमान और यासिर की पहचान हुई और ये वो दोनों आतंकी हैं जो पहलगाम हमले में शामिल थे। आसिफ हमारे साथ बने हुए लगातार। आसिफ, सुलेमान और यासिर को लेकर और क्या जानकारी मिल रही है और क्या जब ऑपरेशन महादेव चलाया गया तो उस वक्त सेना को यह अंदाजा था कि ये दोनों आतंकी भी उस पूरे ऑपरेशन के बीच शामिल है जिन्होंने पहलगाम जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया था? अवधेश, देखिए, लगातार जो ये ऑपरेशन था वो सुलेमान को टारगेट करने के लिए ही किया जा रहा था और तकरीबन पिछले 15 दिनों से इस पूरे इलाके में जो विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे और आज सुबह जो मुठभेड़ हुई उसकी शुरुआत भी तकरीबन 48 घंटे पहले हुई थी जब सुरक्षा बलों की एक एलीट टीम जो है ऊपर महादेव की तरफ चली गई थी जहाँ पे ये खबर मिली थी कि जंगल के इलाके में ये मिलिटेंट मौजूद है। और जब ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने 3 शव बरामद कर लिए। उनकी पहचान जब हुई तो पहचान में जो बात सामने आई उसमें खुलासा हुआ है कि सुलेमान और यासिर के साथ अबू हमजा नाम का तीसरा जो एक मिलिटेंट है वो भी मारा गया है और तीनों लश्कर से जुड़े हैं, जबकि एक अन्य मिलिटेंट जिसकी पहचान अली के तौर पर बताई जा रही है उसको ढूंढा जा रहा है, इसीलिए ऑपरेशन जारी है। लेकिन मैं बता दूं कि श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो संदिग्ध 18 मिलिटेंट्स की लिस्ट थी जिसमें से जिनको ढूंढा जा रहा था उनमें से 3 को तो अब सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि अन्य के बारे में भी जानकारी जो है वो जुटाई जा रही है कि क्या ये सभी लोग अभी भी श्रीनगर के आसपास इलाके में सक्रिय हैं या नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो ऑपरेशन महादेव का नाम आज इसको दिया गया था वो इसके बाद ही दिया गया था जब सुरक्षा बलों को ये पुख्ता जानकारी मिली थी कि यहाँ पे जो मिलिटेंट है उनमें सुलेमान हो सकता है, तो इसके बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अब से थोड़ी देर पहले शवों की पहचान के साथ कर दी गई है कि मारे गए 3 मिलिटेंटों में सुलेमान, यासिर और अबू हमजा 3 मिलिटेंट शामिल हैं, जबकि एक अन्य मिलिटेंट के इसी इलाके में छुपे होने की खबर है, तो इसके खिलाफ भी ऑपरेशन अभी जारी है। अवधेश, बिल्कुल। आसिफ, जिस तरीके से आपने बताया कि श्रीनगर के आसपास 18 संदिग्ध ढूंढे जा रहे थे लेकिन उनमें सुलेमान और यासिर का एक साथ मार दिया जाना ये जो आतंकी आका है उनके लिए भी झटका है, क्योंकि लंबे समय से ये छुपने में कामयाब रहे थे लेकिन आज वो कामयाबी इनकी मौत बनकर आ गई। बिल्कुल, यासिर और सुलेमान पिछले बहुत समय से एक साथी थे और तकरीबन जो 4 हमले उनने बड़े हमले अंजाम दिए थे, जिनमें पुंछ राजौरी में एक हमला, गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला, सोनमर्ग में टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मजदूरों पर हमला और उसके बाद बाइसरन में हुए पर्यटकों पर हमले जो है वो शामिल थे। और ये दोनों जो साथ थे उनके साथ भी कुछ अन्य मिलिटेंट इससे पहले भी थे, चाहे उनमें जुनैद था जो कुलगाम का एक स्थानीय था या एक अन्य व्यक्ति जो बशीर था जो पहलगाम हमले में शामिल था, उसको जो बाइसरन के बाद जो लिदरवट में पकड़ा गया था जिससे जानकारी मिली थी उसके संदिग्ध रूट्स के बारे में। और ये कहीं ना कहीं उस पैटर्न में ही पड़ रहा है क्योंकि ये वही इलाका है जो सोनमर्ग को पहलगाम से जोड़ता है, क्योंकि ये इलाका जो महादेव का आगे जाके डगवन होते हुए तारसर मारसर होते हुए जो है पहलगाम से मिलता है, यानी ये ट्रैक जो है इसी ट्रैक के जरिए ये आते जाते रहे हैं। और आज सुरक्षा बलों के वो कॉर्डन में फंस गए और सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली जिसमें सुलेमान और यासिर के साथ अबू हमजा को मार गिराने में कामयाबी। लेकिन अभी भी जो ऑपरेशन इस वजह से जारी है क्योंकि जो खुफिया एजेंसी है उनका ये कहना है कि अभी भी 1 या 2 मिलिटेंट इस जंगल में मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए ऑपरेशन को जारी रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आसिफ हमारे साथ आप बने रहेगा और बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल 2 आतंकियों को सेना ने ढेर कर दिया है। और देखिए, आतंकी सुलेमान और आतंकी यासिर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये दोनों आतंकी पहलगाम की जो बैसरन घाटी है वहां पर पर्यटकों को इन्होंने मारा था, नृशंस हत्या की थी, धर्म पूछकर गोली मारी गई थी और इन 2 आतंकियों को सेना ने ढेर किया है। ऑपरेशन महादेव जिस तरीके से चल रहा था, पहले ये जानकारी सामने आई थी कि 3 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन जब पहचान की गई शवों की तब उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई और बड़ी खबर यह थी कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकी जो मारे गए हैं उनमें से 2 पहलगाम हमले में शामिल थे जिसका नाम सुलेमान और यासिर है। आसिफ हमारे साथ बने रहने के बहुत शुक्रिया आपका, आपके पास आएंगे। और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा का, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। जैसे जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया, यह भी अपने में करिश्माई काम था। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसके ठीक 1 साल पहले उरी की घटना के भारत की सेनाओं ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने दुनिया को बताया
कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरहद के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो आतंकियों के घर में घुसकर भी मारेंगे। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया है। अध्यक्ष महोदय, यह वही नीति है जो पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमलों का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला आज भी हर हिंदुस्तानी के जहन में बैठा हुआ है, जिंदा है, एक न भूलने वाली त्रासदी के रूप में जिंदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है, मेरे पास है भी, कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, प्रणोदा ने लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट केम फ्रॉम कराची पोर्ट। पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने पूरी दुनिया में को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने लिखा है प्रणोदा ने, and I quote, amid heated debates within the cabinet, there was a demand for military intervention which I rejected. यह उन्होंने लिखा, मैंने नहीं लिखा, unquote. अध्यक्ष महोदय, भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है, जिनका नाम है अजय विसारिया, और वो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणोदा ने पूछा व्हाट शुड बी डन। तो विदेश सचिव शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरदके में लश्कर-ए-तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर प्रणोदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने जो सही समझा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक और कठोर कदम उठाए होते तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल सकती थी। एक पावरफुल और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और उनकी सेना के द्वारा इस 500 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा डिसइंसेंटिव साबित हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद उस समय की सरकार ने सिर्फ बातचीत का मार्ग चुना था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कोई आलोचना नहीं है अध्यक्ष महोदय, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, और न ही उन नेताओं की। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वह निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। हमारा मानना है कि आपका प्रतिद्वंदी आतंक को रणनीति बना चुका हो और बातचीत की भाषा नहीं समझता हो तो स्टैंडिंग फर्म एंड बीइंग डिसाइसिव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। Today doziers have been replaced by decisive action. आज भारत सहता नहीं है, भारत जवाब देता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आतंक की जड़ तक जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर, हम और ये सारे लोग सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वह कदम उठाएंगे और उसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भाव से ऊपर उठकर संगच्छध्वम संगवरध्वम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। और इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अपने सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। सबने शांतिपूर्वक बात की।